हेलो बच्चों, स्वागत है आपके इस बहुत ही खास वीडियो में जिसमें हम आज आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर लेकर आए हैं। ठीक है, क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। ठीक है, तो क्लास 10th की फिजिक्स जितनी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। क्लास 10th की फिजिक्स में आप लोगों को अभी तक में जो भी आपने फिजिक्स पढ़ी है 9th में, वो आप लोगों ने रिलेटिव में पढ़ी होगी, जैसे कि मोशन, रेस्ट वगैरह वगैरह पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो हमारा आज का चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। पता ही है आप लोगों को पढ़ना है ये चैप्टर में। देखिए, इसमें आपका जो भी सिलेबस रिड्यूस है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि बेटा इस चैप्टर को आप लोगों को सही से पढ़ना है। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को सही से नहीं पढ़ा तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है जिसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना आप लोगों को। ठीक है, जो 10th क्लास का है इसमें आपको सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, सिंपल आपको सर्किट्स मिलेंगे, सिंपल सर्किट मिलेंगे जिसमें रेजिस्टेंस को सॉल्व करना होता है। ठीक है, आगे चल के फिर 12th क्लास में जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे आप लोगों को जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जैसे V इज टू आई आर आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा। ठीक है, V इज टू रो एल, R इज टू रो एल बाय ए पढ़ा होगा आप लोगों ने, रेजिस्टिविटी। ठीक है, नहीं भी पढ़ा तो हम बता देंगे सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो सबसे पहले बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, सीधी सी बात है, फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मतलब किसी भी कंडक्टिंग वायर में, किसी भी, ये बात ध्यान रखें कि फ्लो ऑफ करंट कहां हो रहा है? इन कंडक्टिंग वायर। ठीक है, बस ये चीज का ध्यान रखें, कंडीशन भी लगानी इसके साथ में कि फ्लो ऑफ करंट इन आ कंडक्टिंग वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये करंट क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा करंट। करंट क्या होता है बता देते हैं हम आप लोगों को। करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ करंट को इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बोलते हैं। और फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज क्या चीज है? ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आखिरकार फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड है। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ही बेस्ड है, कंप्लीटली नहीं तो माइनॉरिटी ही सही, लेकिन बेस्ड तो है कम से कम। ठीक है, मान लो इस बात को, कम से कम कंप्लीटली नहीं थोड़ी बहुत तो बेस्ड है ही। ठीक है, एक सेकेंड, कैमरा एंगल थोड़ी सी। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, मैं दिख रहा हूं ना? हाँ, ठीक है। तो बेसिक से इंट्रोडक्शन था फ्लो ऑफ करंट। अब देखो, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? करंट की एसआई यूनिट होती है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। ठीक है, तो बेसिकली इसकी डेफिनेशन तो ही हो गई, फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलाम, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते क्यू है। ठीक है, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और टी टाइम यानी कि सेकंड। ठीक है, तो कूलाम पर सेकंड, ये हो गई करंट की, कूलाम पर सेकंड क्या हो गई? करंट की एसआई यूनिट। बेसिकली करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, तो अगर हमें पूछा जाए कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो 1 एम्पियर क्या होता है?
फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है, अगर किसी आपसे कोई पूछे कि 1 एम्पियर को डिफाइन करो तो फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम। समझ गए सब लोग? तो ये तो बेसिक से इंट्रोडक्शन, ज्यादा कुछ मैंने अभी एक्स्ट्रा बताया नहीं है। ये सारी चीजें आप लोगों को पहले से ही पता होंगी, नहीं पता तो मैंने बता दी है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली एम्पियर, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है समझ गए? फ्लो ऑफ करंट इन अ कंडक्टिंग वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो करंट की एसआई यूनिट ऑफ करंट ये होती है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो आई का क्या फॉर्मूला हो गया? Q बाय टी। सो दिस इज द फॉर्मूला, इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, बेसिकली इस पे कोई ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लो। ठीक है, क्या है? 2 कूलाम चार्ज फ्लोज इन कंडक्टिंग वायर इन 3 सेकेंड। ठीक है, फाइंड करंट। सिंपल सा सवाल। बताओ, एक कंडक्टिंग वायर में 3 सेकंड के लिए एक करंट, एक चार्ज फ्लो हो रहा है, इसको 6 कर लो। सिंपल आंसर आएगा, 6 कर लो तो कुछ नहीं, 2 एम्पियर करंट बह रहा है। ठीक है ना, 2 एम्पियर करंट। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये 2 एम्पियर जो करंट आया है ये बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू है। आप लोग बेसिकली जो आप लोग सोच रहे हो कि 2 एम्पियर बहुत छोटा करंट है, ऐसा नहीं है। बता दूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों ने अपने घर में बल्ब जो आते हैं, आप लोगों के पास बल्ब को देखा होगा, है ना, उस बल्ब को कभी पीछे से या साइड में जो उसमें कुछ लिखा होता है उसमें देखना, एम्पियर ए इज इक्वल्स टू 0.055, आई इज इक्वल्स टू 0.55 एम्पियर लिखा होता है। ध्यान से देखना कभी उसमें। ठीक है, ये करंट होता है उसके अंदर। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो, ये तो कंप्लीट 1 भी नहीं है। ठीक है, कंप्लीट 1 भी नहीं है। अगर हम इसको लिखें तो 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10 की पावर -3। ठीक है ना, समझ रहे हो? इस तरीके से। तो ये था छोटा सा क्वेश्चन, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सारी चीज नोट कर लो, फिर आगे बताते हैं। नोट कर लिया? चलिए, एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन क्या है बताएं? अब आपके पास करंट की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। ठीक है, और टाइम आपको गिवन है 10 मिनट। ठीक है, तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है भाई? सिंपल सी बात है, करंट फाइंड करना है। तो बताओ करंट की वैल्यू क्या आएगी? एक सर्किट बना दें हम? चलो छोड़ा, ऐसे करो, फिर सर्किट सिखाते हैं। सर्किट क्या होता है नोट कर लो इसे। सॉरी, आंसर बताओ इसका। हम करें? चलिए, तो हमें क्या फाइंड करना है? आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। तो हमें इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, पुट कर दो, या फिर ऐसे कर लो, Q इज इक्वल्स टू आई टी। सही है, ये उधर चला जाएगा, Q इज इक्वल्स टू आई टी बन गया। तो Q इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 10। अब ये चीज का ध्यान रखो, 10 मिनट है। इसको हमारा फॉर्मूला क्या था? कूलाम बटे सेकंड। तो इसको सबसे पहले सेकंड में चेंज करो, इसको सेकंड में चेंज करो। तो 10 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 600 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसको 600 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट हटा, 10 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 5 300 कूलाम चार्ज पर यूनिट टाइम में। ये चीज ध्यान रखें, 300 कूलाम जो आया है ये क्या है? पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट सेकंड में 300 कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो 10 मिनट का था हमारे। चलिए मिटा दें इसे। एक बात का ध्यान रखें, एसआई यूनिट वगैरह जरूर लगाया करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैथ में मैं बता चुका हूं सारी चीजें। ठीक है, चलिए, लेट मी ट्राई वन और नो। ओके, दैट्स बेटर। चलिए, तो आपको एक सर्किट दिखाते हैं। अब देखिए सर्किट होता क्या है। सर्किट बेसिकली सर्किट क्या होता है?
आप लोगों ने अक्सर सुना होगा इलेक्ट्रिक सर्किट वगैरह, सर्किट जो भी है ना। सर्किट क्या होता है? सर्किट होता है एक ऐसा डायग्राम जिसमें आप लोग देखते हो कि उसमें क्या क्या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर के अंदर, ठीक है, आप देखोगे जैसे कोई लाइट लगी हुई है, ठीक, लाइट लगी हुई है, तो वो लाइट जलती कैसे? आप बटन दबाते हो एकदम से लाइट जल जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सर्किट काम करता है। तो वो सर्किट मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक वायर, कंडक्टिंग वायर ले रहा हूं क्योंकि बिना कंडक्टिंग वायर के ये काम नहीं हो सकती। ठीक है, वैसे इसको बनाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूंगा, फिलहाल पहले इसको देख लो। ठीक, ठीक है, मैं इसको मिटा दूं। ठीक है, ये एक सर्किट है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव, एक चीज का मैं आप बता देता हूं, फ्लो ऑफ करंट जो होता है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट किस डायरेक्शन में होता है ये चीज समझ लो सबसे पहले चीज। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट होता है, सबसे पहले तो ये देखो कि इलेक्ट्रॉन्स, बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के क्या ऊपर होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ भागेगा? यहां देखो, ये नेगेटिव चार्ज है, दो टर्मिनल होते हैं ना बैटरी के, देखा होगा, बैटरीज देखी होंगी, ये एक बैटरी है। ठीक है एक बैटरी। सेल क्या होता है? सेल सिर्फ और सिर्फ ये होता है, सेल, ये होता है सेल। ठीक है ना, और जब तीन चार ऐसे बना दो तो बैटरी बन जाती है। इलेक्ट्रॉन सभी लोग जानते हैं क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ। तो हमेशा ध्यान रखें कि करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्लो करता है। क्या बोला मैंने? करंट जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो करंट कैसा होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमेशा ध्यान रखें, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है। अब आप लोग देखोगे, जैसे ये देखो, और आप लोगों को देखने से लगेगा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। देखने में लगता है ऐसा कि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमेशा ध्यान रखें, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानते हो आप सभी लोग, इलेक्ट्रॉन किस तरफ भागेगा? लॉजिकली सोचो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, रन करेगा, मतलब मिल्खा सिंह थोड़ी बन जाएगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागेगा। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो करता है। ठीक है, बस इससे समझ लोगे। तो ये करंट का डायरेक्शन है। दो चीजें, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कहते हैं रजिस्टर। रजिस्टर अभी आगे पढ़ोगे इसी में। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रजिस्टर। इसको जानती हो, बैटरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आप लोग सोच रहे हो तो एक कॉइल है, नहीं, ये बल्ब है, बल्ब का सिंबल है। बल्ब का क्या है? सिंबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हो, सोडियम जानते हैं सभी लोग। अब थोड़ा सा हम लोग केमिस्ट्री में घुस रहे हैं। सोडियम सभी लोग जानते हैं, सोडियम Na लिखा जाता है। क्यों? सभी लोग जानते हैं Na+ लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है, सब लोग जानते हैं चीजें। क्यों? नाम तो इसका S से है, D से है, इसमें कहीं भी N तो दिख नहीं रहा, ना A दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो फिर Na क्यों लिखते हैं? Na से इसका साइंटिफिक नेम बनता है, इसलिए लिखते हैं। तो ये इसका क्या हुआ? सिंबल। ठीक है, ये इसका क्या हुआ? सिंबल। सोडियम छोड़ो आप लोग, आयरन तो सब लोग जानते हो। आयरन, जो लोग सोडियम नहीं जानते उनके लिए बता रहे, आयरन तो सभी लोग जानते हो। आयरन को क्या लिखते हैं? Fe लिखते हैं, Fe+ लिखते हैं, Fe2+ भी लिखते हैं, Fe3+ भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसका सिंबल ही तो है। अभी इसमें मत जाओ कि Fe2+ Fe3+ क्यों लिखा, अभी समझ लोगे तो मतलब बाकी क्या करोगे। ठीक है, तो Fe2+ Fe3+, अभी इसमें मत जाओ, सिर्फ इतना समझो Fe क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये इसका साइंटिफिक नेम से, मतलब जो इसका साइंटिफिक नेम है वो इसी नाम से स्टार्ट होता है।
इसीलिए इसको हम लोग एफ से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। सेम वही चीज है कि बल्ब ऐसा दिखता तो है नहीं, किसी ने भी देखा ऐसा बल्ब दिखता है? बल्ब दिखता है ऐसा? कभी नहीं दिखता। तो ये तो सिंबल है, ये रजिस्टर ऐसा नहीं दिखता कभी भी, ठीक है। आप लोग सर्किट देखोगे कभी, तो सर्किट में देखा होगा आप लोगों ने, एक पतली सी तार से एक इतना छोटा सा सिलेंडर ऐसे लगा होता है, इसके ऊपर कई सारे कलर्स लगे होते हैं, देखा होगा अगर आपने ध्यान से कभी, ठीक है। कोई भी सर्किट अगर आपने कभी खोल के देखा है तो एक छोटा सा सिलेंडर लगा होता है, बिल्कुल पतला सा, और बिल्कुल पतली सी वायर्स लगी होती है उसमें। वो होता क्या है? उसी को हम लोग कहते हैं रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर। 12th क्लास में आप लोग पढ़ोगे कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर, ठीक है। तो जो छोटा सा लगा होता है ना, वो कार्बन रजिस्टर होता है, ठीक। क्या होता है? कार्बन रजिस्टर। तो वो छोटा सा कार्बन रजिस्टर बहुत बड़ी वैल्यू देता है, आगे पढ़ोगे, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। जो लोग मतलब जिसके भी 12th में बड़े भाई या बहन है, वो पूछ सकते हैं अपने बड़े भाई बहन से। तो ये क्या है? रजिस्टर। तो यहां लिख देते हैं बी से बैटरी, आर से रजिस्टर, बी से बल्ब लिख देते हैं यहां पे। और ये क्या चीज है? ये है कैपेसिटर। सबने सुना होगा कैपेसिटर। बहुत से लोग कंडेंसर भी बोलते हैं इसे, लेकिन कंडेंसर इज नॉट अ नेम। वैसे तो इसका नाम, बेसिकली इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कैपेसिटर, ठीक है। काफी गर्मी है, वेट, ओके। ठीक है, इसका क्या नाम होता है? कैपेसिटर, ठीक। इसको सभी लोग जानते होंगे, पंखे में देखा होगा आप लोगों ने। सब छोड़ो, एक व्हाइट कलर का सिलेंडरिकल शेप में आता है और इसमें दो ऐसे व्हाइट कलर की तार लगी होती है, देखा होगा सबने, होप सो सबने ही देखा होगा, ठीक है। इसकी अलग अलग क्वांटिटीज आती हैं, पंखे के लिए अलग आता है और कूलर के लिए अलग आता है। मोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा बहुत इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि ये सडन एकदम से इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं कि इनको यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मोटर्स में इनको यूज किया जाता है, क्योंकि मोटर्स को तुरंत एनर्जी चाहिए होती है एकदम स्पीड पकड़ने के लिए। पंखे को देखते हो आप लोग, उसमें कम क्वांटिटी का रेजिस्टर लगता है, इसलिए धीरे धीरे स्टार्ट होता है। लेकिन मोटर देखा है आपने? मोटर के पंखे को देखना कभी ध्यान से, ऑन करते ही एकदम से इतना तेज चलता है कि आप हाथ लगाओगे तो उंगली कट सकती है, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, सारी चीजें आप लोग देखो, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट। कैपेसिटर समझ गए क्या होता है? सबने जानते हैं। ये क्या चीज है? कुछ नहीं, क्लोज सर्किट। अरे जैसे बटन देखा है? बटन कौन सा? ये वाला बटन नहीं, ये जो स्विच होते हैं, स्विच, वेरी सॉरी, स्विच। बटन छोड़ो, आप लोग बटन नहीं समझते, स्विच समझो। ये ओपन स्विच है, इसको ऐसे एरो लगा दी नीचे की तरफ, क्लोज हो गया, एरो हटा दिया फिर से ओपन हो गया, बस ये है, सिंपल। तो ये है कंप्लीट सर्किट। अभी ये बल्ब ग्लो नहीं कर सकता जब तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। बेसिकली करंट कब फ्लो होता है? एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर ही हमेशा करंट फ्लो होगा, ये चीज का ध्यान रखें हमेशा। एक क्लोज सर्किट के अंदर ही हमेशा करंट फ्लो होता है। आपने देखा होगा अक्सर जो छोटे मोटे इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, छोड़ो आपके घर में पिताजी हैं आपके या जो भी हैं, जो कभी कभार जैसे आपका कोई पंखा खराब हो गया या कोई आपको स्विच लगाना है, कोई स्विच खराब है तो दूसरा स्विच लगाना है आपको वहां पे, ठीक है, खुद लगा रहे हो आप लोग। आपने देखा होगा आप हमेशा रबर की स्लीपर्स पहन के लगाते हो या स्लीपर्स पहन के लगाते हो या किसी कपड़े के ऊपर खड़े हो जाते हो। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि कपड़ा जो होता है वो होता है इंसुलेटर। क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर कंडक्टर सभी लोग जानते हैं क्या होता है? वो क्या होता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का क्या मतलब होता है? जो करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता, ठीक। तो अर्थ जो होती है, अर्थ तो मतलब नेगेटिव चार्जेस का भंडार है, ठीक है। इसलिए जमीन पे खड़े होकर कभी नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का काम। आप या तो किसी कपड़े पे खड़े हो जाओ, कपड़े का ध्यान रखें कि वो गीला नहीं होना चाहिए, पहली चीज, कपड़ा गीला नहीं होना चाहिए, या तो स्लीपर्स पहन के खड़े हो जाओ। कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का काम करो, छोटा मोटा भी कर रहे हो इसलिए कह रहे हैं। जब आप कोई बड़ा काम करते हो तो उसके लिए तो आपको रबड़ वगैरह सब कुछ मिलता है, वो बात अलग है, ठीक है। तो वहां पे जब आप किसी कपड़े के ऊपर खड़े हो तो मान लो करंट आपको लगा भी तो इतना नहीं लगेगा। बात यह वो करंट को बिल्कुल रिड्यूस कर देगा, लगेगा तो सही लेकिन बिल्कुल रिड्यूस कर देगा, क्योंकि जो करंट है वो इस कपड़े के आगे नहीं फ्लो कर पाएगा,
समझ रहे हो, इस कपड़े के आगे वो करंट फ्लो नहीं कर सकता। इसीलिए तो चप्पल पहन के हम लोग करते हैं, क्योंकि जो रबड़ होता है वो सबसे बेस्ट इंसुलेटर होता है करंट का, सबसे बेस्ट इंसुलेटर। ठीक है, इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं उनको रबड़ के ग्लव्स, रबड़ के बूट्स वगैरह दिए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ गए सारी चीजें। सर्किट समझ में आ गया क्या होता है। हमेशा क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ये चीज का हमेशा ध्यान रखें। आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि जो इलेक्ट्रिसिटी या छोटे मोटे जो काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो चप्पल पहन के, जूते पहन के क्यों रखते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो वो जब काम करते हैं तो करंट आगे ना फ्लो कर सके, इसीलिए वो सब के सब चप्पल पहन लेंगे या नीचे कोई कपड़ा डाल लेंगे। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग करेंगे क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल स्पेलिंग मिस्टेक, डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये पोटेंशियल डिफरेंस 12th क्लास में बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए अभी अच्छे से समझ लो, अदरवाइज आप लोगों को मतलब 12th में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले तो इस पोटेंशियल डिफरेंस समझने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझिए क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझिए, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस भी समझाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सबसे पहले तो पोटेंशियल ही समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, या छोड़ो, एक साइड से इनफाइनाइट। ठीक है, इस वायर में, ये कंडक्टिंग वायर है, सबसे पहले ये समझिए ये क्या है, कंडक्टिंग वायर। ठीक, कंडक्टिंग वायर के अंदर जो भी वर्क होगा, ठीक है, जो भी वर्क होगा वो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वर्क से क्या मतलब है, इसके अंदर कोई मजदूर पत्थर तो तोड़ेगा नहीं। वर्क से क्या मतलब है, कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। फ्लो का मतलब यानी कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, यानी कि बेसिकली मतलब उसका यही है कि कितना इतने से वायर के अंदर कितना काम होगा, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, समझ गए। अब देखो इंग्लिश में डेफिनेशन सुन लो इसकी। फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी द वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर द वर्क डन फ्रॉम अ पॉइंट टू इंफिनिटी, ठीक है, टू इंफिनिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, समझ गए, इंग्लिश डेफिनेशन समझ में आ गई, हिंदी में भी समझा दिया, बहुत बढ़िया। अब इलेक्ट्रिक छोड़ के अब आप लोग समझिए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं, ये एक दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया बी। ठीक है, द वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज, द वर्क डन इन पर यूनिट चार्ज फ्रॉम टर्मिनल ए टू टर्मिनल बी इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो अब पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या हो गई, वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की बताई थी कूलाम। ठीक है, तो 1 जूल और 1 कूलाम, -1 लगा दिया, समझ गए ना क्यों लगाया, क्योंकि हमने वो स्लैश हटा दिया इसलिए -1 लगा दिया। तो 1 जूल इंटू 1 कूलाम को हम लोग कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट चार्ज में, मतलब एक यूनिट चार्ज के अंदर इस पूरे वायर में कितना वर्क हो रहा है,
वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस की असाइनमेंट पता चलेगी, जूल पर कूलाम। जूल पर कूलाम को हम लोग कहते हैं वोल्ट। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? वोल्ट। जूल पर कूलाम को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट। ठीक है, अब एक इसी की वजह से एक बना वोल्ट मीटर। ठीक है, क्या बना? वोल्ट मीटर। ठीक है, दूसरी चीज क्या बना? वोल्ट मीटर। ठीक, वोल्ट मीटर क्या होता है? जो क्या काम करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। बस बेसिकली यही काम है वोल्ट मीटर का। ठीक है, बहुत बढ़िया। समझ गए क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? समझ गए ना? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? V इज इक्वल्स टू जूल पर कूलाम। ठीक है, V इज इक्वल्स टू जूल पर कूलाम। ध्यान रखें इस पूरे कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ठीक है, याद रखें इस कॉन्सेप्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ गए? तो करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ करेंगे। ओम्स लॉ में हम लोग पैरेलल और सीरीज के दोनों फॉर्मूले आपको डिराइव करके दिखाएंगे। ठीक है, और कुछ छोटे मोटे सर्किट्स सॉल्व करेंगे। एक थोड़ा सा बड़ा सर्किट भी ले लेंगे। ठीक है, तो बताएंगे कैसे सर्किट सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप लोगों को कई तरीके के सर्किट सॉल्व करने, मतलब इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलेंगे ना आप लोगों को 12th में, तो उसके लिए भी आपको कुछ फॉर्मूले मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ोगे, आप लोग किरचॉफ रूल लॉ पढ़ोगे, किरचॉफ लूप लॉ पढ़ोगे आप लोग वहां पे। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिससे आप जितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो उससे आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें 12th की है। फिलहाल हम लोग 10th की बात करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का भी बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बाकी डेरिवेशन वगैरह और सब कुछ 12th में है आपके। ठीक है, चलिए, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बता दूं मैं आप लोगों को सर्किट से रिलेटेड। ठीक है, कुछ तो मैं शायद बता चुका था, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ओके, तो चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो हम लोग आज करेंगे कुछ सिंबल्स बता देता हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहला है सेल। पता है सभी लोगों को क्या होता है? एक छोटी डंडी, एक बड़ी डंडी। छोटी डंडी नेगेटिव, बड़ी डंडी पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, फिर नंबर 2 आती है बैटरी। ऐसे आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। ठीक है, आप लोग चाहो तो उसको बना सकते हो। 1 2 3, मतलब 2 या 2 से ज्यादा आप अगर सेल्स को जोड़ दो तो पॉजिटिव सॉरी बैटरी बन जाती है। 2 या 2 से ज्यादा अगर आप लोग जोड़ लो तो। ठीक है, फिर बात करते हैं क्लोज स्विच की। क्लोज स्विच, ये दिस इज द क्लोज स्विच, और इसको हटा दो तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्लोज स्विच का है। ओपन का भी समझ गए, इसको हटा दोगे जो बीच का पॉइंट है तो ओपन हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंट पता ही सभी लोगों को, अभी बताएंगे क्या होता है रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंस ये होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, या ऐसे इस तरीके से अगर इस पे ये लगा दो, या फिर ऐसे कर दो। ठीक है, और ऐसे यहां ले आओ, तो यानी इनका मतलब क्या हो गया? वैसे तो सिर्फ रेजिस्टेंस, अगर ये सब ना लगा हो, पहले लगा दिया ना, ये मान लो ये सब ना लगा हो। ठीक है, तो ये तो रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसका सिंबल है। अगर इस तरीके का साइन लगा हो या इस तरीके का साइन लगा हो तो इसका क्या मतलब है? वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस वेरी कर रहा है। ऐसा तो हमेशा होता नहीं है कि हमेशा रेजिस्टेंस आपका सेम ही रहे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस हर केसेस में नहीं रहता। ठीक, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस समझ गए। और बल्ब का बता देते हैं। बल्ब का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके ऐसे 2 कॉइल्स में भी होता है, ऐसे करके भी होता है, ये ऐसे भी होता है। ठीक है, तो जैसा आपको सही लगे वैसे सबसे आसान यही बनता है। ठीक है, और फिर बैटरी सब वगैरह सब हो गया। एक ये देख लो क्रॉस वायर। वैसे आपके सिलेबस में क्रॉस वायर का कोई ज्यादा यूज है नहीं। जैसे मान लो एक वायर ये जा रही है
और एक वायर इधर से आ रही है, तो अगर आप इसके ऐसे ऐसे ले आओगे तो ऐसा लगेगा कि दोनों कट रही है आपस में, लेकिन ऐसा नहीं करना आप लोगों को। अगर आपको कोई भी वायर क्रॉस करानी है तो जैसे ये एक वायर जा रही है और ये ऐसे करा दो, तो इसका क्या मतलब है कि ये वायर इसको क्रॉस करते हुए जा रही है, ना कि काटते हुए। ठीक है, इसका मतलब जो है, ठीक है। तो ये थे कुछ सिंबल्स, तो ये सारे सिंबल्स आप लोग नोट कर लो। ठीक है, कर लिया नोट, मिटा दें। चलिए, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में बना था, लेकिन नोट करने की कोई जरूरत है नहीं, एनसीईआरटी में बना है आपके। ठीक है ना। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग ओम्स लॉ की। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ क्या है? देखिए, ये कोई भी एक कंडक्टिंग वायर है, मान लो। ठीक है, कोई भी एक कंडक्टिंग वायर, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है। फिलहाल मैं सिर्फ रेजिस्टेंस बता रहा हूं, रेजिस्टिविटी नहीं बता रहा। ठीक है, कोई भी कंडक्टिंग वायर है, मान लो इसमें कोई आई करंट बह रहा है। ठीक है, कोई भी वैल्यू है, आई करंट कोई बह रहा है, और इस वायर का कुछ वी वोल्टेज भी है। ठीक है, वोल्टेज सभी लोग समझते हैं क्या होता है, वोल्टेज। मान लो इसका कोई वी वोल्टेज है, तो जैसे मैं इसका करंट इंक्रीज कर दूंगा, मान लो इसमें कुछ 1 एम्पियर का करंट जा रहा था, अप्रोक्सीमेट मान लो 1 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, और मान लो मैंने इस 1 एम्पियर के करंट को 1.5 एम्पियर कर दिया। ठीक है, तो इसके वोल्टेज पे भी 0.5 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि इसके वोल्टेज को भी हमें 0.5 की वैल्यू से बढ़ाना होगा। ठीक है, यानी कि V is directly proportional to I, so this is the Ohm's law। ठीक है, ओम्स एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने क्या कहा कि अगर किसी भी कंडक्टिंग वायर में कोई आई करंट बह रहा है, ठीक है, और अगर हम उस करंट की वैल्यू को बढ़ा दें, ठीक, तो वोल्टेज भी हमारा बिल्कुल उतना ही बढ़ेगा जितना आप लोगों ने करंट बढ़ाया है, ना दुगना ना चार गुना। ठीक, जितना करंट बढ़ाओगे उतना ही वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है सिंपल डेफिनेशन ओम्स लॉ की। टेक्निकल डेफिनेशन जरूरी नहीं है आपको याद करने की। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल डेफिनेशन की आप लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ इसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके, तो वैसे इसका जो सिंपल डेफिनेशन बनती है तो बस यही है कि करंट के बीच में और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, बेसिकली यहाँ पे V की जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, वोल्टेज आखिर है क्या? वोल्ट आखिर पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट ही तो है। तो हम यहाँ पे शो क्या कर रहे हैं? V शो कर रहे हैं। V का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस का वायर बनाया है, इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्मिनल है इसके, A और B। ठीक है ना, तो आप लोग होप से समझ ही गए होंगे मैंने क्या कहा, कि जैसे जैसे हम किसी भी कंडक्टिंग वायर में बह रहे करंट को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे उसका वोल्टेज भी हाई होता जाएगा। सेम वोल्टेज के केस में भी ऐसा चीज है कि जैसे जैसे हम इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका करंट भी बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब हमेशा ऐसा होता है कि जहां कहीं पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, हम उसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर आते हैं। तो कांस्टेंट वैल्यू क्या है? I और R। ठीक है, तो R कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्या है? रेजिस्टेंस। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? V इज इक्वल्स टू आई आर। दिख रहा है ना आप लोगों को? शायद रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर। लिख लो, मैं बता रहा हूं, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ये है हमारा ओम्स लॉ। वैसे तो मेन तो यही है कि वोल्ट बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो वोल्ट बढ़ेगा, लेकिन R से अभी हमें थोड़ा सा काम है, इसलिए हम इसको भी ओम्स लॉ में मान लेते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू आई आर। अब इसका मतलब क्या है? R के ऊपर अभी बात करेंगे, R क्या होता है? रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं R के ऊपर। आइए,
इसका मतलब क्या हुआ, वी आर के भी प्रोपोर्शनल है कि नहीं, जैसे आई के ऊपर है वैसे वी आर के भी प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस होता क्या है, देखिए रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं अवरोध, ठीक है, क्या कहते हैं, अवरोध। आपने तो सुना होगा साउंड रेजिस्टेंस, यानी कि साउंड को ब्रेक करता है, यानी कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस यानी कि वायर में बह रहे बीच में जो कोई भी अवरोध आ जाए या बीच में कोई भी स्पीड ब्रेकर आ जाए, ठीक है, तो वायर के रास्ते में ये एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। ठीक, क्या करता है, वायर के रास्ते में ये एक स्पीड ब्रेकर का काम करता है। अभी जब हम आगे आपको पावर पढ़ाएंगे, पावर, तो उसमें समझाएंगे क्या होता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में चीजें बताएंगे कि रेजिस्टेंस आखिर स्पीड ब्रेकर बनकर किस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रिक वायर को हीट करने का काम करता है। ठीक है, अभी बताएंगे आगे। चलिए, तो ये समझ में आया, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। वैसे तो ये होता नहीं, ये नहीं होता, बेसिकली होता सिर्फ यही है, लेकिन यहां पे इस कंडीशन के हिसाब से ये भी ट्रू है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, तो यही था हमारा ओम्स लॉ, इससे फालतू कुछ भी नहीं आएगा आपसे फिलहाल 10th में। 12th में आप लोगों को फिर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, समझ में आ गई। अब बात करते हैं सीरीज और पैरेलल सर्किट के ऊपर। तो सबसे पहला हम ले लेते हैं अपना सीरीज सर्किट, जिसमें क्या लगा हो, रेजिस्टेंट लगा हो। ठीक है, क्या लगा हो जिसमें, रेजिस्टेंट। चलिए, तो मान लीजिए ये कोई टर्मिनल है, 1 2, ठीक है, बस 2 ही बहुत है, और यहां इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। ठीक है, बैटरी छोड़ो, सेल से कनेक्ट कर दो, ज्यादा बेटर है, सेल। क्लोज स्विच, ठीक। और क्या लगा दे इसमें, कुछ और भी लगाना चाहिए क्या, स्विच हटा दो, ये सिंपल सर्किट ही बनाओ। ठीक है, अब देखो, इस बैटरी का भी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा, समझते हो आप सभी लोग। वोल्टेज का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज का मतलब करंट ही हो गया एक तरीके से, समझो बात को, वोल्टेज का मतलब एक तरीके से हुआ क्या, करंट ही हो गया। ठीक, बहुत बढ़िया। तो करंट हो गया, मान लो वोल्टेज की वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। ठीक है, तो इस बैटरी से हमें मिलता क्या है, करंट। तो इस मान लो इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो V है, कुछ भी वोल्टेज V हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस देखें, तो अगर मैं इस टर्मिनल पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V मान लूं, तो इस टर्मिनल पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए। एग्री करते हो इस बात से, अगर इस टर्मिनल पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इस टर्मिनल पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए, तभी तो जाके आखिरकार इनके बीच का डिफरेंस आएगा। डिफरेंस हमने पोटेंशियल डिफरेंस बोला कितना, V बोला ना, तो V माइनस 0 देखो कितना आएगा। अरे देखो, ये A टर्मिनल, ये B टर्मिनल, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना वर्क हो रहा है, VA माइनस VB। तो VA की वैल्यू V, इसकी वैल्यू 0, तो देखो V आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो इनके बीच में वर्क कितना हुआ, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, V का ही तो डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका पोटेंशियल V माना है। ठीक है, समझ रहे हो बात, एग्री करते हो इस चीज से। अगर यहाँ V है तो यहाँ 0 होगा, ठीक है, तो कुछ वोल्टेज यहां पे भी होगा, कुछ वोल्टेज यहां पे भी होगा। मान लो इस बैटरी से कुछ I करंट निकला, तो ये I करंट जितना यहां रहेगा उतना ही यहां पे रहेगा, उतना ही यहां रहेगा, फिर यहां से घूम के फिर यहां पे I करंट वापस इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, करंट इसमें अंदर आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, करंट इसमें अंदर आ जाएगा। वैसे शायद हमने उल्टी डायरेक्शन बना दी है करंट की, क्योंकि पॉजिटिव तो नेगेटिव जाता है ना, ये ठीक है, ये अब देखो, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, और उसकी दिक्कत मतलब फिलहाल समझो जो मैं कह रहा हूं, करंट तो सब में सेम ही रहेगा, करंट से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है।
फर्क पड़ना है वोल्टेज से, क्योंकि कुछ वोल्टेज ये रेजिस्टेंस खा जाएगा, कुछ वोल्टेज ये रेजिस्टेंस खा जाएगा। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ V, इसका रेजिस्टेंस होगा कुछ V। ठीक है, करंट सबका सेम ही रहेगा। तो वोल्टेज की वैल्यू देखो, मैंने क्या बोला था, V इज इक्वल्स टू आई आर बोला था मैंने। ठीक है, इसका कोई रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस कुछ R2। रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग है ना भाई, मैंने कब बोला कि सेम है, रेजिस्टेंस दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग, लेकिन करंट पूरे के पूरे सर्किट में सेम ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपने इस बैटरी से मान लो 1 एम्पियर का करंट निकाला तो 1 एम्पियर से कम होके दूसरा अंदर आएगा, ऐसा तो है नहीं। 1 एम्पियर निकाला तो 1 ही एम्पियर ही जाएगा। ठीक है, करंट सबका सेम, वोल्टेज यहां पे V है, यहां पे 0 होगा। अब देखो रेजिस्टेंस आ गया हमारे पास। अब इस वोल्ट जो यहां पे V है, हमने इसका डिफरेंस कितना निकाला था, अभी इसका डिफरेंस निकाला था V, निकाला था अभी तो निकाला था आपके सामने। ठीक है, रेजिस्टेंस V निकाला था। तो यहां पे हम लोग अगर इसका देखें, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, एग्री करते हो इस बात से, एग्री करते हो इस बात से। ठीक है, तो ये जो V है ये V इक्विवेलेंट है, यानी कि इस पूरे सर्किट में कितना वोल्टेज है, पूरे सर्किट में V वोल्टेज है। अभी बताया था ना कि V निकाला था पूरे सर्किट का वोल्टेज, लेकिन बीच में खा जाएगा वो बात अलग है, लेकिन रहेगा तो आके कंप्लीट सर्किट में V ही। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है, IR है V की वैल्यू, ये देखो ना। और यहां पर इस वाले के लिए, जब इस वाले में वोल्टेज हम V1 निकालेंगे, इस वाले सर्किट, इस वाले रेजिस्टेंस का अगर हम लोग वोल्टेज निकालेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, IR1 प्लस इसका क्या निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा IR2। एग्री करते हो इस बात से, हो गया, बहुत बढ़िया। V1 V2 समझ में आ गया। अब देखो यहां से I कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहां से नहीं लेना, यहीं से ले लो। R इज इक्वल्स टू I R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये I से I कैंसिल हो गया। तो यहां से R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल के आता है R1 इज इक्वल्स टू R2। यानी कि अगर मतलब ये है कि अगर किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन लगे हुए हैं, ठीक है, तो वहां पे रेजिस्टेंस यानी कि कंप्लीट सर्किट का कितना रेजिस्टेंस होगा, R1 प्लस R2। यानी कि जितने भी रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं उनको डायरेक्ट प्लस कर देना है, सिंपल। ठीक, डायरेक्टली सिंपली प्लस कर देना है आप लोगों को, फालतू कुछ नहीं। ठीक है, सिंपली प्लस कर देना है आप लोगों को। तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता लग गया सबको, R1 प्लस R2। समझ में आया क्या हुआ यहां पे, फिर से समझा देते हैं। देखो, इस बैटरी से कुछ V वोल्टेज निकला, ठीक है, वोल्टेज तो करंट भी तो निकलेगा, इसी बैटरी से निकलेगा करंट, और कहां से निकलेगा, करंट भी तो यहीं से निकलेगा। और यहां से मान लो कुछ I करंट निकला, पूरे के पूरे सर्किट में करंट तो सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहेगी। ठीक है, वोल्टेज अलग अलग रहेंगे, क्योंकि कुछ वोल्टेज ये खाएगा, कुछ वोल्टेज ये खाएगा। ठीक, R1 प्लस, और रेजिस्टेंस भी अलग अलग है, वैल्यूज अलग अलग है। हमने ऐसा थोड़ी बोला कि सेम वैल्यूज है, रेजिस्टेंस अलग अलग है तो वोल्टेज भी अलग अलग खाएंगे। ठीक, तो V इज इक्वल टू आई आर सबको पता ही है, तो यहां पे I इंटू R1, I इंटू R2, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, तो कंप्लीट वोल्टेज को प्लस कर दोगे तो इनके अंदर कितना वोल्टेज है, कंप्लीट V, और इन दोनों को प्लस कर दोगे तो वो V के बराबर ही आएगा, क्योंकि बाकी तो कहीं ये तार तो खाएगा नहीं वोल्टेज, समझ रहे हो, खाएगा तो रेजिस्टेंस ही। ठीक है, तो वोल्टेज हमने प्लस कर दिया, यहां से I कॉमन लिया, I से I कैंसिल, R1 प्लस R2। ठीक है, अगर आपको दो रेजिस्टेंस सीरीज में गिवन है, इसे इसमें जरूरत नहीं, वो पैरेलल में रहेगा। ठीक है, तो सीरीज का समझ में आया, लोचा क्या है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग पैरेलल सर्किट की, मिटा दें इसे, बात करते हैं अब हम लोग पैरेलल सर्किट की, फिर सवाल करा देंगे, मिक्स करके सवाल करा देंगे, चिंता मत करो, मिक्स करके आपको सवाल करा दिए जाएंगे। ठीक है, पैरेलल सर्किट, ठीक है, आओ बनाते हैं।
ठीक है, इसका कुछ R1 रेजिस्टेंस है, इसका कुछ R2, इसका कुछ R3। ठीक है, अब देखो वोल्टेज दोनों टर्मिनल्स पे अगर देखा जाए, टर्मिनल्स पे अगर देखो तो वही रहेगा, यहां पे V और यहां पे 0। ठीक है, लेकिन इस बार सीरीज में उल्टा केस है। ठीक है, सीरीज में ऐसा क्यों होता है, सीरीज में उल्टा केस है। ठीक है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव। ठीक, तो मान लो करंट कुछ इस डायरेक्शन में बह रहा है। ठीक है, इससे कुछ आई करंट निकला। ठीक है, आई करंट निकला तो आई करंट यहां पे आने के बाद 3 रास्तों में स्प्लिट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या था, वायर सेम थी, याद है अगर, तो वहां पे क्या दिखाया था मैंने कि दोनों की एक वायर है। ठीक है, लेकिन यहां पे वायर्स आपकी अलग अलग है, तो यहां पे आएगा कुछ I1 करंट, यहां पे आएगा कुछ I2 करंट, और यहां पे आएगा कुछ I3 करंट। यहां तक तो I है, यहां तक I ही करंट है। ठीक है, क्योंकि यहां से हमने कितना निकाला है, निकाला तो I है, तो यहां तक तो I ही रहेगा इस टर्मिनल तक। लेकिन इसके बाद फिर करंट सब में डिवाइड हो जाएगा, फिर इन तीनों से डिवाइड होते होते यहां पे आकर फिर से कंबाइन होकर यहां पे I होगा, और फिर यहां पे बैटरी के अंदर फिर से I करंट ही वापस आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जितनी भी वायर्स में आप लोग I को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, जहां पे भी वो वायर आपस में एक जगह पे मिली हो, वहां से फिर करंट फिर से सेम हो जाना चाहिए, ये चीज ध्यान रखें हमेशा। ठीक है, क्योंकि इस टर्मिनल से लेकर इस टर्मिनल के बीच में करंट I ही रहेगा, इससे फालतू करंट आ ही नहीं सकता। अब वो बात है कि आप इसमें एक्स्ट्रा सा जनरेटर जोड़ दो तो आ जाए, ऐसी बात नहीं है। हमने बैटरी से कितना निकाला था, I करंट, तो यहां पे तो स्प्लिट होगा, लेकिन यहां पे आने के बाद फिर से एक ही वायर हो जाएगी ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार हो जाएगी। ठीक है, तो ये I हो गया, बात समझ में। अब देखो, अब देखो, अब यहां पे I था, अब इनको प्लस कर दो, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R। क्योंकि इस बार वोल्टेज सेम है, हम वोल्टेज से तो कुछ कर नहीं सकते, हमें इस बार करंट निकालना है। तो करंट की वैल्यू अगर देखी जाए तो I इज इक्वल, अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने V इज इक्वल टू IR पढ़ा है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R। सही है, I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। वोल्टेज इस बार सबका सेम रहेगा, करंट अलग है और R अलग है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, एग्री करते हो, क्योंकि जितना करंट यहां बैटरी से निकला तो लौट के घूम के उतना ही आ गया हमारे पास। ठीक है, करंट अलग अलग है लेकिन वोल्टेज सेम है, तो I की वैल्यू V/R, तो वोल्टेज सबका सेम है तो V/, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। ठीक है, अब इन सबके V कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, V/R इक्वेलेंट, R इक्वेलेंट लगा दो। ठीक है, V/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू V 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये V से V कैंसिल, तो यहां पे आ गया 1/R इक्वेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल सर्किट। ठीक है, आपके पास अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो उसका ये फॉर्मूला है R इक्विवेलेंट निकालने का, यानी कि कंप्लीट सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है ये उसका फॉर्मूला है निकालने का। ठीक है, नोट करो, नोट करो जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। हाँ जी, तो चलिए फॉर्मूले सबको पता चल गए, सारे फॉर्मूले। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। ठीक है, आओ कुछ सर्किट मैं आपको देता हूं, सबसे पहले एक सर्किट सिखा देता हूं कैसे सॉल्व करते हैं, फिर आओ आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है रेजिस्टेंस। ठीक है, सबसे पहले सिंपल निकालना सिखा देते हैं, सबको आ ही होगा, तो फॉर्मूले में पुट ही तो करना है, और है क्या। ठीक है,
इतना लंबा से बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो ये छोटा सा बना देते हैं और इसमें एक ऐसे भी जोड़ दो, ठीक है। तो अब हाँ, रेजिस्टेंस की मैं आपको ऐसा यूनिट बताना तो भूल ही गया। रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम, ठीक है। ये इसे कहते हैं ओम। वेरी सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था कि V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा, वोल्टेज स्पेसिफिक ऐसा यूनिट, ठीक है। तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओम से। अभी जितने भी रेजिस्टेंस में लिखूंगा, इसमें लिखूंगा 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, ये भी 3 ओम, ठीक है। अब बताओ मुझे, मान लो इसमें से कुछ 6 वोल्ट करंट निकला, ठीक है। इसका इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो 6 V है। अब बताओ मुझे इसमें कितना रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट में। फॉर्मूला में पुट करो और जल्दी से बताओ। चलिए सॉल्व करें। तो वही सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तीनों अलग अलग है, तो 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, ठीक है। तो R 1/R ही रहेगा क्योंकि अभी यहाँ पे तीनों के तीनों सेम है, 1/R इक्विवेलेंट। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा एलसीएम, तो होगा 6 प्लस 3 प्लस 2, तो 6 5 11 हो जाएगा, छोड़ो। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6/11, ठीक है। और फिर इसके बाद इनकम्प्लीट का R इक्विवेलेंट 6/11 आ गया, 3, तो 3/1 इज इक्वल्स टू 11, 6 एंड 33, ठीक है। एक सेकेंड का 33, तो जगह 39/11, सो दिस इज द R इक्विवेलेंट। कंप्लीट सर्किट के अंदर ये इतना करंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। रेजिस्टिविटी करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आज वीडियो के लिए बस इतना ही। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।